Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी के आगे के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो है इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट डायग्राम, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ओम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। तो इन दो टॉपिक्स के बाद हम आपका डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डेफिनेशन मेंशन करी है, पहले उसे रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको उसे समझाता हूँ कि वो बेसिकली होता क्या है। अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, एक ऐसा पाथ जहाँ पे आपकी क्या होंगी, कुछ वायर्स होंगी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट या कंपोनेंट्स वहाँ पे एक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अ स्विच, एक स्विच होगा आपका, एंड अ सेल और बैटरी। मैंने आपको बताया था जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कवर करा था कि सेल और बैटरी आपको ज़रूर चाहिए होता है, तभी आपका करंट क्या है, फ्लो होता है। अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, तो वो जो आपके घर में वायरिंग है, जगह जगह स्विच बोर्ड्स लगे हैं, फिर वहाँ पे आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, कहीं टीवी है, कहीं फ्रिज है, कहीं एसी है, तो वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे हैं। ये आपका हर जगह अवेलेबल होगा, घर पे, वर्क प्लेस में, कहीं इंडस्ट्री में, सब जगह जो हमारा ये कनेक्शन है इन सब चीज़ों का, उसे हम क्या कहते हैं, कि इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वहाँ पे आपकी क्या क्या होती है, वायर्स होती हैं, आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आपके स्विच होंगे, एंड सेल और बैटरी। वहाँ कोई आपको सेल या बैटरी, कोई आपका पावर सोर्स होगा मेन, जो आपका करंट का सोर्स होगा, जहाँ पे आपका क्या है, करंट फ्लो करता है। अब इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को हम थोड़ा अपना पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम का। जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, उसमें मैंने यही चीज़ लिखी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स। क्योंकि इतने बड़े बड़े पूरे घर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को समझने के लिए और किसी और को अच्छे से समझाने के लिए हम उन्हें क्या है, पेपर पे ड्रॉ करते हैं यूजिंग सर्किट डायग्राम्स। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, जहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स हैं, ये अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको हम यूजिंग सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। बेसिक जो सर्किट, जो आपके चारों तरफ जो आपके कंपोनेंट्स, जो चीज़ किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपके स्विच हैं, जो सेल बैटरी है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, जहाँ पे आपका करंट क्या है, फ्लो हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट को थोड़ा इजी वे देने के लिए, थोड़ा इसको बेटर समझने के लिए हम इसे सर्किट डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपने कंपोनेंट्स को शो करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक आपके जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करें। अब मैं यहाँ पे इनके सिंबल्स आपको बताने जा रहा हूँ कि हम इनके लिए अपने सर्किट डायग्राम में क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके इस सिंबल से। जो ये आपका लॉन्गर एंड है वो पॉजिटिव डिनोट करता है, जो शॉर्टर एंड होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल शो करता है। बैटरी क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, तो वहाँ पे आपके 2 सेल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो मैं एक जनरल बैटरी का डायग्राम बनाऊं, तो ये क्या है, आपकी बैटरी है। ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर बैटरी जब भी होगी तो मोर देन 1 सेल होगा वहाँ पे आपका, नहीं तो वो सेल कहलाएगा। अगर मोर देन 1 सेल है तो वो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। थर्ड कंपोनेंट है हमारा ओपन स्विच। ओपन स्विच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका इससे। ये हमारा क्या है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, ये दोनों ही आपके क्या है, ओपन स्विच के सिंबल्स हैं। आप ये भी शो कर सकते हैं, ये भी शो कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लोज स्विच की बात करूं तो क्लोज स्विच का सिंबल होता है आपका ये। और अगर इस वे में बात करें तो इसका सिंबल हो जाएगा आपका
ये आपका क्या है, क्लोज स्विच है, कि यहाँ पे हमने स्विच क्या है, ये जब ये ज्वाइन हो गया है तो मतलब यहाँ पे क्या है, करंट के लिए पाथ कंप्लीट हो गया है, तो ये आपका क्लोज्ड स्विच है। फिर आता है आपका वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट को हम शो करते हैं आपके इससे। तो ये जो हम यहाँ पे डॉट शो करिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका दोनों वायर्स का जॉइंट है। अगर हमें विदाउट जॉइंट दिखाना होगा तो हम इसे दिखाएंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वायर इससे जुड़ नहीं रही है, यहाँ पे इन दोनों वायर्स में कोई जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बल्ब की। बल्ब को हम डिनोट करते हैं आपके इस सिंबल से। फिर बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर होता क्या है, पर रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। ये दोनों ही टर्म अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम शो करते हैं आपका, ये एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस मैंने बताई आर है। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। पर रियोस्टेट यूज़ होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की नीड होती है, तो वहाँ पे हम अपना रियोस्टेट का यूज़ करते हैं, जिससे वो एक ही बार में कनेक्ट होकर हमें अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। अभी इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अमीटर आप लोग पढ़ चुके हैं। अमीटर का सिंबल होता है आपका, ये आपका अमीटर सिंपल। इसी तरीके से वोल्ट मीटर, ये आपका होता है वोल्ट मीटर। तो अभी हम लोगों ने आपके दो टॉपिक पढ़े हैं, वो क्या है, पहला है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वायर्स, कंपोनेंट्स, आपके स्विचेस एंड सेल और अ बैटरी, जहाँ से आपका करंट क्या है, फ्लो होता है। सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का एक रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग दीज सिंबल्स। ये हमारे कुछ जनरल जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों के काम आने वाले जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन करे हैं। इनकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को एक सर्किट डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल, बैटरी, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर जॉइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, आपका बल्ब, रजिस्टर, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर और अमीटर, ये कुछ जो आपके कॉमन डे टू डे लाइफ में या हमारी स्टडी में जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंबल्स मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए हैं कि उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सर्किट डायग्राम। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि आपके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम आपके कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके सेल, बैटरी या स्विच या आपके वायर्स या वोल्ट मीटर, अमीटर को हम किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी हेल्प से मैंने एक बेसिक सर्किट डायग्राम यहाँ पे आपका ड्रॉ करा है, जिसमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक हमारा बल्ब प्रेजेंट है, हमारी कनेक्टिंग वायर्स प्रेजेंट है, एक हमारी बैटरी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या होगी, एक बैटरी होगी, और एक आपका स्विच प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर दूंगा तो ये क्या है, ओपन सिचुएशन में चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये जो करंट है ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। पर जैसे ही इस स्विच को हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, इस सर्किट में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आपका बल्ब क्या है, ग्लो हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि मैं इस सर्किट में आपका सर्किट डायग्राम में अमीटर और वोल्ट मीटर भी यूज़ करना चाहता हूं, तो उनको यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, आपका सीरीज़ में कनेक्ट होता है। तो हम अमीटर को आपका यहाँ कहीं ऐड कर सकते हैं, ये हमारा अमीटर ऐड हो जाएगा सर्किट में। इसी तरीके से अगर मैं इसी सर्किट डायग्राम में आपका वोल्ट मीटर भी ऐड करना चाहूँ, मैं फाइंड करना चाहूँ कि यहाँ कितनी वोल्टेज यहाँ पे है, प्रेजेंट है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर आपका कहाँ कनेक्ट होता है, हमेशा पैरेलल में। तो हमें इस बल्ब के अक्रॉस फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके पैरेलल में आपका वोल्ट मीटर जो है कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक हमारा बेसिक सा सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने आपके ये जो कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे उनकी हेल्प से एक सर्किट डायग्राम बनाया है। आप यहाँ पे बल्ब की जगह रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे जाके हम आपके और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के सर्किट डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ओम्स लॉ। तो बच्चों, अब हम लोग आज के वीडियो और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है ओम्स लॉ।
पहले हम समझते हैं ओम्स लॉ है क्या। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब हमारा करंट किससे डिनोट करते हैं हम, I से, और पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे डिनोट करते हैं, V से। तो थोड़ा आसान लैंग्वेज में मैं बात करूं तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन I एंड V। ठीक है, अब इसके मेन उस पे आते हैं। इट इज़ गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है ना, ये एक साइंटिस्ट है हमारे बहुत फेमस, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1827 में ये रिलेशन हमारा डिराइव किया था। और इन्हीं के नाम पे, क्योंकि इनके नाम में ओम आ रहा है, तो इन्हीं के नाम पे इस रूल को रखा गया ओम्स लॉ। अब हम बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो या उससे ज़्यादा हो, पर वहाँ टेम्परेचर सेम होना चाहिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो हमारा करंट फ्लो होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन I एंड V। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। वो रिलेशनशिप क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। बस एक कंडीशन है, वो क्या है कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टेम्परेचर क्या है, चेंज हो रहा हो, क्योंकि नहीं तो ये वैल्यूज़ क्या है, डिफर हो जाती हैं। तो अब मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमारी जो लैंग्वेज है वो यही कह रही है, जो हमारा रूल है वो यही डिनोट कर रहा है, दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा V अपॉन I है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। जो हमारा V अपॉन I की वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमारा कांस्टेंट क्या होता है, R। जो मैंने अभी जब सर्किट डायग्राम आपको बताए थे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ का जिक्र करा था, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा कहाँ से आया है, ओम्स लॉ से आया है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, दैट द एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो इसको मैथमेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल I, और V अपॉन I इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल्स टू R और V इक्वल्स टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ से एक हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हुआ है, दैट V अपॉन I इक्वल्स टू R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस और V इक्वल्स टू IR। अब यहाँ से हम एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, वो क्या है, यहाँ से अगर हम I की वैल्यू देखें तो I इक्वल्स टू क्या होगा आपका, V अपॉन R। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I is inversely proportional to resistance। इस फॉर्मूले को V इक्वल्स टू IR में मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी है। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं V की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो मेरा करंट भी क्या है, बढ़ जाएगा। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो मेरा करंट भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो मेरा करंट भी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ करिए मैंने अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डबल कर दिया है, किसी सर्किट के थ्रू मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डबल कर दिया है, तो वहाँ मेरा करंट भी क्या है, डबल फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर मैंने हाफ कर दिया है तो मेरा करंट हाफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर इसका अपोजिट होगा इस केस में। इस केस में क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मेरा करंट इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। दैट इज़ अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरा करंट क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगा।
अगर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ट्वाइस कर दी तो मेरा करंट उस सर्किट के थ्रू क्या है, हाफ हो जाएगा। और अगर मैंने रेजिस्टेंस हाफ कर दिया तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है और कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ हमें किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने हमें दिया था इन 1827। इस लॉ के हिसाब से at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end, which can be mathematically represented as V equals to IR। ये हमने, हमारा R जो है कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहीं से हमने करंट का एक फॉर्मूला डिराइव करा, I equals to V upon R। यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद रेजिस्टेंस। तो अगर हम किसी सर्किट में अपना पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो हमारा करंट भी क्या है, डबल हो जाएगा। बट अगर हम अपना रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो हमारा करंट क्या है, हाफ हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने आपका ओम्स लॉ पढ़ा कि हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है और उससे हमें क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं। तो वहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करा, दैट इज़ V इक्वल्स टू IR। और वहाँ से हमें ये भी पता चला कि किसी भी सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि आपका करंट क्या था, डायरेक्ट रिलेशन में था, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो आपका करंट जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला आपका पोटेंशियल डिफरेंस और सेकंड आपका रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं, ये जो नई टर्म हमने अभी सुनी है आपकी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा आपका V इक्वल्स टू IR और R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो अगर यहाँ पे एक इजी लैंग्वेज में कहें तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये क्या है, रेशियो है आपके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अब यहाँ पे भी देखिए हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जितना ज़्यादा आपका करंट होगा उतनी कम आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आता है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी तक क्या है हम उसे जनरली बस पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने अपने मटेरियल्स को तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ कंडक्टर, आपका बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। तो वो जो चीज़ है वो हमारी एक्चुअली यहाँ से डिराइव हुई है। वो कैसे, इसे आप समझिए। R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो जिस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कम होगा वो क्या है, ज़्यादा करंट अपने थ्रू क्या है, फ्लो कराएगा। और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वो क्या है, करंट कम फ्लो कराएगा। तो उसी के बेसिस पे हमारे रेजिस्टेंस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे हमारे सामने आई है। वो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वजह से क्या है, हमारा जो करंट है उसे एक अपोज, उसे एक अगेंस्ट में फोर्स मिलती है जिसकी वजह से उसका फ्लो क्या है, ब्लॉक होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या है, अपोज होता है। मतलब उसे क्या है, एक बराबर की टक्कर मिलती है, कोई चीज़ उसे पुश करती है फ्लो करने से। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। जितनी ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम हमारा क्या है, करंट कम फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा हमारा R क्या है, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, जल्दी बताइए आप लोग। जो हमारे गुड कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा। जो गुड कंडक्टर है, हम किन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर, जिनके थ्रू आपका करंट क्या है, इजीली फ्लो कर जाए। मतलब वहाँ पे ये जो अपोज वाली बात है ये कम होती है। तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो मतलब उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो इसलिए जहाँ भी हमारे, हम जब कंडक्टर्स की बात करते हैं या मैं कहूँ हम जितने भी मेटल्स की बात करते हैं जो क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो आप चेक करेंगे उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हमेशा लो रेजिस्टेंस होती है। उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर हम बात करें बैड कंडक्टर्स की,
तो उनकी क्या होगी, हाई रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को क्या है, ब्लॉक करेंगे। जब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो करंट क्या है, इसके कंपैरिजन में कम फ्लो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, तो उनका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से मिनिमम करंट फ्लो होता है, या हम कहें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। इसलिए हम ऐसे सब्सटेंसेस को जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, उन्हें हम किस कैटेगरी में प्लेस करते हैं, इंसुलेटर में। तो यहाँ आपको एक नई चीज़, ये हमें यहाँ से हमें एक नया एस्पेक्ट मिला है। ये क्या है कि जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। जो हमारे बैड कंडक्टर होते हैं उनके कंपैरिजन में, गुड कंडक्टर्स के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस हाई होता है। और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे करंट हमारा फ्लो ही नहीं होता, करंट क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो उनकी रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगी, वेरी हाई वैल्यू होगी वहाँ पे उनके रेजिस्टेंस की। तो हम अब लोगों ने पढ़ा कि आपका रेजिस्टेंस होता क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं एज गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में। अब हम बात करने जा रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की, कि इसकी यूनिट क्या होती है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आपका क्या होता है, V अपॉन आई। V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट। और I हमारा क्या होता है, करंट। करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, पर उसे हम क्या कहते हैं, ओम, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ये जो सिंबल है इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, अगेन गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिराइव द ओम्स लॉ, और इसका सिंबल क्या है आपका, ओमेगा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, किसी गिवन मटेरियल के लिए जो हमारा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो क्या क्या है, पहला है आपका लेंथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड है आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर, या एरिया ऑफ मेटेलिक वायर भी कह सकते हैं आप। थर्ड ये होता है आपका टेम्परेचर पे। और फोर्थ होता है ये आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे। So the resistance of a conductor, of a given conductor depends on the following factors। उसमें हमारे 4 फैक्टर्स हैं। पहला है लेंथ, सेकंड उसका एरिया, थर्ड टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। तो लेंथ पे ये कैसे डिपेंड करता है उसको स्टडी करते हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस है इट इज़ इन डायरेक्ट रिलेशन विद द लेंथ, मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग आपका क्या होगा, लेंथ होगी कंडक्टर की, उतनी ही ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो गुड कंडक्टर क्या होगा, जिसकी लेंथ क्या हो, शॉर्ट हो, क्योंकि जितनी लेंथ शॉर्ट होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। और लो रेजिस्टेंस वाला मटीरियल क्या होता है आपका, गुड कंडक्टर होता है। तो अगर हमें गुड कंडक्टर की बात करनी है तो हम लेंथ वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, शॉर्ट लेंथ कंसिडर करेंगे। सेकंड रिलेशन है एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया। एरिया का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कि आपका वायर कितना थिक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपका एरिया ज़्यादा होगा, दैट इज़ थिक होगा, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस होगी। और अगर आपका एरिया दैट इज़ आपकी वायर क्या है, थिन है, पतली है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगेन अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें और अपने दोनों फैक्टर को कंबाइन करें तो लेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, लेस होनी चाहिए, और एरिया आपका क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो अ शॉर्ट एंड थिक वायर इज़ अ गुड कंडक्टर।
अगर हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए बात करें तो क्योंकि शॉर्ट वायर में भी आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लेस होगी, और अगर एरिया वो थिक होगी तो एरिया वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम होगी, तो वो मटेरियल क्या होगा, आपका गुड कंडक्टर होगा एज कंपेयर टू अ लॉन्ग वायर और अ थिन वायर। थर्ड होता है हमारा टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है, दैट इज़ कि जैसे जैसे जनरली हमारे जितने भी मेटल्स हैं, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है हमारा रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से क्या है, इंक्रीज होता है। लास्ट है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब कि आपका जो वो वायर है या कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, वो आपका कौन सा मेटल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है क्योंकि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग है, तो इसलिए ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कि आपका जो वो वायर है, जो कंडक्टर है, वो कौन सा मेटल है, उस पर भी आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब अगर हम अपने पहले दो फैक्टर्स दैट इज़ लेंथ और एरिया को कंबाइन करें तो यहाँ पे हमें नया रिलेशन ऑब्टेन होता है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशन में है विद द लेंथ एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहाँ पे अगर हम अपना प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और ये जो आपका रो है RHO, ये क्या है, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये एक और हमारी नई टर्म हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले रिलेशन में पढ़ा था रेजिस्टेंस, हमारी एक नई टर्म। अब रेजिस्टेंस को पढ़ते हुए हमने एक और नई टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करी है विच इज़ रो, और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो ये आपकी एक नई टर्म आई है। सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। वो आपके चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑन द लेंथ, सेकंड ऑन द एरिया, थर्ड ऑन टेम्परेचर एंड द फाइनल ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब हमारे पहले रिलेशन में हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। हमने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करा तो हमारे पास एक रिलेशन आया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रो L अपॉन A के। इस रो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विच इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा कांस्टेंट है रो, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो इसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। इसको हमने रीअरेंज करा, ये A आपका इस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा और L आपका डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें इसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी अभी, ओम। एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। तो हम कह सकते हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ रो और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ओम मीटर। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा और मीटर को आपके एम से। तो यहाँ पे आज हमने फिर एक इस वीडियो लेक्चर में एक और नई टर्म पढ़ी है, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विच इज़ डिनोटेड बाय रो, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, ओम मीटर। आज मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम अपने सब्सटेंसेस को, कि वो गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, उसको रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी थी दैट इज़ रो, उसकी हेल्प से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कैसे, जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे कोई भी मेटल्स या एलॉयज़ हैं, वो क्या होते हैं, जनरली आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, आपके मेटल्स एंड एलॉयज। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रो की वैल्यू होती है, वो हमेशा लाई करती है इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -8 ओम मीटर टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हमने डिस्कस करी थी अभी, क्या होती है, रो
ओम मीटर होती है। तो जो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं जनरली उसमें आपके मेटल्स और अलॉयज आते हैं, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस रेंज में होती है। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की उसका नाम गिवन नहीं है और आपको उसकी रेजिस्टिविटी इस रेंज में गिवन है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर्स की बात करूं जिसमें जनरली हमारे क्या क्या आते हैं, ग्लास आता है हमारा, प्लास्टिक आती है, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी रेंज होती है आपकी 10 की पावर 12 ओम मीटर टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू में भी कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो आपके मेटल्स या अलॉयज हैं जो कि गुड कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6। ये माइनस साइन का ज़रूर ध्यान रखें। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं दैट इज़ ग्लास और प्लास्टिक, उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज है 10 की पावर 12 ओम मीटर टू 10 की पावर 17 ओम मीटर। अब जो हमारे मेटल्स और अलॉयज़ हैं उनमें भी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है अलॉयज़ की वो ग्रेटर होती है देन द रेजिस्टिविटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मेटल्स। मतलब जिस मेटल के कॉम्बिनेशन से हमारा वो अलॉय ऑब्टेन किया गया है, तो हमारे उस अलॉय की रेजिस्टिविटी उस रेस्पेक्टिव मेटल से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सपोज करिए कोई हमारा टिन का अलॉय है, तो जो टिन की रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इट्स अलॉय। और यही रीज़न है कि हम लोग अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे अलॉयज़ का यूज़ करते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जो हमारे टोस्टर्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग एक हीटिंग डिवाइस या एलिमेंट यूज़ करते हैं। वो एलिमेंट जो होता है वो जनरली हमारा क्या होता है, निक्रोम होता है, जो कि क्या है, एक अलॉय है। और उसको यूज़ करने का कारण क्या है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। तो वो क्या है, थोड़े से करंट पे ही जब वो पास होगा तो वो क्या है, आपका हीट अप हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने इलेक्ट्रिक प्रेस को ऑन करा और आफ्टर हाफ एन आवर आप प्रेस कर रहे हैं। आपने स्विच ऑन करा, विद इन 1 और 2 मिनट आप अपने कपड़े क्या है, आयरन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। यहाँ पे उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस हैं वहाँ पे हम अलॉयज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो करंट का फ्लो है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये हमारे रेजिस्टिविटी की हेल्प से भी आप डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर उनकी रेंज 10 की पावर -8 से -6 है तो वो गुड कंडक्टर्स होंगे, पर अगर उनकी रेंज 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 में आती है तो वो आपके क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। और यहाँ एक चीज़ और हमने पढ़ी कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी अलॉयज़ की वो हमेशा ग्रेटर होगी देन देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो में जिसमें हम लोग आपके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। आपके ओम्स लॉ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो अगले वीडियो में हम लोग आपके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड टू ब्लूप्रिंट डिजिटल।